में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों में आज हुई बम्पर वोटिंग की। हरियाणा में तो ऐसी जबरदस्त वोटिंग हुई कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। तो महाराष्ट्र की करीब 65% जनता ने भी वोटिंग के जरिए अगली सरकार का भविष्य ईवीएम में कैद कर दिया। और अब पूरा देशवासियों के मन में यही सवाल चल रहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में बनेगी किसकी सरकार। दोनों ही राज्यों में जबरदस्त और उम्मीद से ज्यादा वोटिंग हुई है। हालांकि शुरुआत बहुत ही धीमी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे शाम नजदीक आती गई तो वोटिंग परसेंटेज भी लगातार बढ़ता गया, जोरदार तरीके से बढ़ता गया। और ये वोटिंग परसेंटेज बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ बता रहा है। चलिए रिपोर्ट में देखते हैं क्या बता रहा है। महाराष्ट्र हरियाणा में तूफानी वोटिंग। हरियाणा में करीब 70% मतदान, महाराष्ट्र में करीब 60% मतदान। किस ओर इशारा कर रही है वोटिंग? देश के दो बड़े राज्यों महाराष्ट्र और हरियाणा में आज हुए विधानसभा चुनावों की वोटिंग में बम्पर वोटिंग हुई। दोनों ही राज्यों में खास से लेकर आम तक सभी लोगों में वोट डालने का जबरदस्त उत्साह दिखा। हरियाणा की वोटिंग ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और करीब 70% वोटिंग हुई। आम तौर पर देखने में ये आया है कि जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो ये सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ ही जाता है। और इसी से उठ रहे हैं सवाल, क्या हरियाणा में भी कांग्रेस का बैंड बजेगा? क्या महाराष्ट्र में बीजेपी बहुमत हासिल करेगी? दोनों राज्यों में वोटिंग का बड़ा प्रतिशत ये बताने और समझाने के लिए काफी है कि पिछले लोकसभा चुनावों ने लोगों को और भी ज्यादा जागरूक बनाया है। तो ये भी कहा जा सकता है कि हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता अब बदलाव चाहती है। पोलिंग बूथ पर लोगों की लंबी कतारें ये कह रही हैं कि अब जनता खामोश नहीं रहेगी और अच्छे दिन लाने के लिए लोग अपने अधिकार और वोट के हथियार का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे। कहा जाता है कि महाराष्ट्र और हरियाणा की जबरदस्त वोटिंग विधानसभा चुनावों में एक बदलाव की शुरुआत है और आने वाले विधानसभा चुनावों में बाकी राज्यों में भी इसी तरह वोटिंग देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर दोनों राज्यों की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। बस इंतजार कीजिए 3 दिन और 19 अक्टूबर को आपको पूरी तरह पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता ने किसे पलकों पर बैठाया है और किस पर गुस्सा उतारा है। मनीष शर्मा, चैनल 1 न्यूज। अब सवाल यही है कि किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि जनता ने अपना फैसला ईवीएम मशीन में कैद कर दिया है। नेताओं की बेचैनी बहुत ज्यादा है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब 19 अक्टूबर तक तो इंतजार करना ही होगा कि उस दिन परिणाम सामने निकल कर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, दोनों राज्यों में बम्पर वोटिंग हुई है। इस बम्पर वोटिंग के क्या मायने निकाले जाए, किसकी सरकार बन रही है, किसकी हार होगी, किसको दिवाली मनाने का मौका मिलेगा, किसको जनता ने नहीं दिया, ये तमाम सवाल बरकरार हैं। इन्हीं सवालों को जवाब लेंगे आज की हमारी खास चर्चा में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सुदेश वर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार राकेश पांडे जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहला सवाल मेरा सुदेश वर्मा जी आपसे है। हमने देखा है दोनों राज्यों में बम्पर वोटिंग हुई है, इस बम्पर वोटिंग के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, वोटिंग परसेंटेज जैसा कि मैं आपको पहले बता ही रहा था कि अगर ज़्यादा होगी तो ये फेवर करेगा बीजेपी को, क्योंकि ज़्यादा क्यों हुई, ज़्यादा होने का कारण सिर्फ मोदी हैं। और अगर मोदी नहीं होते चुनाव में तो चुनाव इतना दिलचस्प भी नहीं होता। और बहुत अच्छे संकेत हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि एक ही फैक्टर है जिसके कारण लोग निकल कर आए होंगे और वो फैक्टर मोदी हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए ये अच्छी घड़ी है। और बहुत से एग्जिट पोल भी जो आए हैं वो बीजेपी को करीबन मेजॉरिटी आंकड़े तक ले जा रहे हैं, जो प्रेडिक्शन के मुताबिक ही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त आपको और इंतजार तो करना ही पड़ेगा 19 तक, लेकिन जो संकेत है बीजेपी के लिए बहुत अच्छे हैं। मगर एक संकेत और भी निकलकर सामने आ रहा है। वो संकेत ये है कि हमने कई नेताओं से बातचीत की, उनका कहना है कि ठीक है वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन बढ़ जाएगा क्योंकि नए राजनीतिक समीकरण दोनों राज्यों में देखने को मिले हैं।
नहीं, लेकिन देखिए बंटने के कारण यही तो वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुई और वोट बंट रहे हैं। अगर आप ट्रेडिशनल वोट बंट रहे हैं और जो नए वोटर्स हैं उनके कारण वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुआ। और नए वोटर्स कौन है? नए वोटर्स वो हैं जो युवा पीढ़ी के लोग हैं। तो आप मान के चलिए कि ये फेवर करेगा बीजेपी को ही, नरेंद्र मोदी को। इसमें किसी को कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि और कोई कारण ही नहीं है। देखिए, जब वोटर्स निकल के आता है तो हमें ये देखना चाहिए कि वोटर्स निकल के क्यों आ रहा है। जो स्विंग कराता है, 2-3% का स्विंग होता है तो पूरा चुनाव परिणाम ही बदल जाता है। और यहाँ तो करीबन 10% का स्विंग आपको दिख रहा है, जो मुझे लगता है बिल्कुल बीजेपी के फेवर में है और कोई कारण ही नहीं हो सकता स्विंग का। यहाँ पर राकेश पांडे जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि जिस सवाल मैं आपसे करूंगी, सवाल बरकरार है, क्योंकि सबसे मेन सवाल यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से वोटिंग हुई है, खुशी का माहौल है, लेकिन बेचैनी नेताओं में तो है। हमारे साथ बीजेपी के नेता चंद्रशेखर राय जी भी जुड़ गए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास आ रहे हो चंद्रशेखर जी। राकेश पांडे से आपसे सवाल है कि ये जो वोटिंग हुई है, क्या कह रही है ये वोटिंग? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद ही इस देश में एक उत्साह का माहौल बना हुआ है। उत्साह इसलिए कि मैं कह रहा हूँ कि जो ये दो चुनाव, जिन अभी ये जो चुनाव हुए, आपने देखा होगा कि कांग्रेस जो है जिस प्रकार लड़ना चाहिए उसको, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में तो वो उस प्रकार नहीं लड़ी। वो वहाँ पे बहुत अंदरूनी उनकी खेमेबाजी थी। उसके विपरीत जो बीजेपी थी, वहाँ पर मोदी प्रधानमंत्री होते खुद कैंपेन कर रहे हैं, खुद जा रहे हैं, जबकि उनकी तुलना में राहुल गांधी इन लोगों को और कैंपेन करना चाहिए था, क्योंकि उनकी वहाँ सरकारें थीं दोनों राज्यों में। लेकिन उस तुलनात्मक अगर आप देखेंगे तो रैलियां भी जो हुई हैं वो कांग्रेस की कम हुई हैं, बीजेपी की अधिक हुई हैं। जो जनसंपर्क, अच्छा एक और मैं आपको महत्वपूर्ण बताऊं, जैसे महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय और एक मराठा की जो राजनीति होती है, उत्तर प्रदेश के, बिहार के बहुत सारे नेता, भाजपा के संघ से जुड़े हुए लोग बहुत दिनों से बंबई में रुके हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं। ये चीज भी कांग्रेस के नेताओं ने नहीं उनकी कहेंगे फॉलो की कि वहां से, जबकि कांग्रेस के भी नेता गए हैं वहां पर महाराष्ट्र में, लेकिन वो उतनी तादाद में नहीं है। मुझे लगता है कि इन बातों का भी उत्तर भारतीय वोटरों का भी जो फायदा है वो शायद बीजेपी को मिलेगा। जी चंद्रशेखर जी, वोटिंग जबरदस्त हुई है, बम्पर वोटिंग हुई है दोनों राज्यों में। ये जो संकेत मिल रहे हैं और जो सर्वे हुए थे आपके फेवर में जा रहे हैं, जो तमाम हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनसे भी बातचीत हुई है, आप किस तरीके से आंक रहे हैं इस वोटिंग को? देखिए विपनेश जी, जिस तरह की वोटिंग हुई है और जिन परिस्थितियों में चुनाव, मेरा परिस्थिति का कहने का मतलब ये है कि दोनों राज्यों में आज की तारीख में कांग्रेस की सरकार रही है। एक 10 साल से, एक 15 साल से। दोनों राज्यों में एक कॉमन चीज है कि दोनों भ्रष्टाचार से लिप्त रही हैं। एंटी इनकम्बेंसी बहुत बुरी तरह हावी है। कांग्रेस बुरी तरह बिखरी हुई है वहां पर, अगर देखा जाए तो। और इसके साथ में जो दल चुनाव लड़ रहे हैं उनकी स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। हरियाणा की अगर हम सिंगल बात करते हैं तो 3 मेजर पार्टी, हम बीजेपी के संग जो और पीछे की हम बात कर रहे हैं, जैसे हरियाणा में जो लोकदल है, इंडियन लोकदल, वो भ्रष्टाचार के आरोप में उनका बड़ा नेता ओम प्रकाश चौटाला जी, जो वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो जेल में। और उनके पास आरोप ये है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर टीचर घोटाले के अंदर वो फंसे हैं। कहीं ना कहीं उनके ऊपर पुराना अगर बात किया जाए तो परिवारवाद का मामला एक सामने आता है। हुड्डा जी के संग में आप देखें तो कहीं ना कहीं ये जमीन घोटाला, या आप ये कहें कि जो और बाकी भ्रष्टाचार जिस तरह से हुए हैं, वो कहीं ना कहीं प्रमुखता से आया है। एंटी इनकम्बेंसी। दूसरी, महाराष्ट्र की तरफ बात करते हैं तो जिस तरह का बयान पृथ्वीराज चौहान जी का कल द टेलीग्राफ के जो इंटरव्यू में आया है, उन्होंने खुद बोला इस बात को लेकर के, जो मैं लंबे समय से इस बात को कहता आ रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद अपने आप में फंसी है कि वो जानते हैं कि ये भ्रष्टाचार के आरोप उनको घेरे बैठा हुआ था। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है, 2 सरकारों का तो एक अपना मामला था ही। केंद्र में जो 10 साल का कुशासन था कांग्रेस का, वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा प्रभाव डाल के गया है। जैसे आपने पूर्व में देखा होगा कि दिल्ली के अंदर से सरकार कही गई उनकी, राजस्थान के अंदर से सरकार गई, वो दोनों की दोनों यहां पर सेम वही चीज दोहराया जाएगा। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है, मैं 1 मिनट ले रहा हूं आपका, मोदी जी का जिस तरह से शैली रही है काम करने की, पिछले 3 महीनों में आपने देखी होगी जिस तरह से उन्होंने काम किया है देश में जनता के संग, जनता से जिस तरह से रूबरू हो रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, वो पुराने प्रधानमंत्री के संग अगर आप तुलना किए या पुरानी सरकार के संग तुलना करें तो आप एक अलग तरह का माहौल पाएंगे। आज देश की जनता ये मान रही कि हमको एक ऐसा सेनापति मिला है देश के अंदर जो विश्व के अंदर हमको बहुत मजबूती से लेके जा रहा है। आज युवा भारत ये कह सकता है कि हमारे पास हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना मजबूत है
जो कि न केवल हमें देश में मजबूत कर जी। रहा बल्कि विश्व के अंदर विश्व पटल पे नंबर 1 पे लेने की क्षमता रखता है। इन सब चीजों को देखते हुए ये वोट पड़े और ये बम्पर वोट ये बताता है कि ठीक है, भारतीय अभी जनता तो पार्टी की चर्चा सरकार चल बन रही है, आकलन किया जा रहा है, लेकिन असल जो नतीजा इस है पर मैं वो कुछ ऐड करूं? 19 अक्टूबर को निकल कर आएगा कि आखिर जनता ने किसको जिताया है और किसको हराया है। जी दिनेश जी, इस पर मैं थोड़ा ऐड करूंगा। ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरजीत दास गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं इस खास चर्चा में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सवाल करूंगी। जी, आप कुछ कह रहे थे यहाँ पर सुदेश वर्मा जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए, आप ये सोचिए कि जो ये बता रहे हैं चंद्रशेखर जी, जब भी इतनी बड़ी वोटिंग परसेंटेज होती है ना, तो इससे लगता है कि लोग किसी को या तो हराने के लिए वोट दे रहे हैं या किसी को जिताने के लिए वोट दे रहे हैं। कांग्रेस इतना कॉन्फिडेंट दिख रही थी कि हम फिर से सरकार बनाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक चीज हुआ था कि कांग्रेस और एनसीपी के वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा कम नहीं हुए थे, लेकिन शिवसेना बीजेपी के बहुत बढ़ गए थे क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा था। और इस बार भी जो वोटिंग परसेंटेज आया है, आप ये मान के चलिए कि ये हायर वोटिंग परसेंटेज किसी को हराने के लिए तो होगा, लेकिन किसी को जिताने के लिए आया है। पॉजिटिव मैंडेट आया है नरेंद्र मोदी के लिए ही। उलट ना हो जाए, ये बट ना जाए, क्योंकि इस बार एकदम नई तस्वीर उभरी है दोनों राज्यों में। ठीक है, सवाल इस पर भी करेंगे। सुरजीत दास गुप्ता जी, ये जो दोनों राज्यों में रिकॉर्ड कायम हुआ है वोटिंग को लेकर, ये जो नई तस्वीर उभरी है वोटिंग को लेकर, आप किस तरीके से इस तस्वीर को देख रहे हैं? आज सुबह मैं आपके चैनल पे आया हुआ था और मुझे थोड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि शुरुआती रुझान जो आ रहे थे उसमें उस वक्त सुबह 11 बजे तक करीब 7% वोट पड़े बहुत थे। धीमे थे और बहुत अजीब लग रहा था कि जैसा मैंने हर पार्टी के कार्यकर्ता से सुना कि वो वर्तमान व्यवस्था से, वर्तमान सत्ता से थोड़ा परेशान है, खुश नहीं है। तो अगर वो खुश नहीं है तो घर पे क्यों बैठा हुआ है, बिल्कुल बाहर आकर वोट क्यों नहीं दे रहा है। उसके बाद जो, लेकिन मैंने ये कहा था उस वक्त भी कि जब भी ऐसी स्थिति आती है तो हर पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो घर घर जाते हैं और लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज बाहर आइए और अपने जो लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कीजिए। तो वैसा हुआ भी, और दोपहर के समय से काफ़ी जो है बढ़ गया। और मैं इसमें एक खास जो है सेफोलॉजिकल एक बात इसमें करना चाहता हूँ। आप देखिए कि पूर्वी भारत में जब चुनाव होते हैं तो बिना किसी प्रेशर के 80% वोटर टर्नआउट हो जाता है। वहीं पर जब पश्चिमी भारत में होता है तो मुश्किल से बहुत लोगों को मनाने के बाद 65-70% शायद होता है। इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्टोरल रोल जो है उसमें हो सकता है कि डुप्लीकेशन हो, इसलिए हमें लगता है कि कम परसेंटेज हुआ है। यानी एक ही व्यक्ति के दो जगहों पर नाम है तो वो वोट तो एक ही जगह डालेगा। बिल्कुल। और कई ऐसे भी हैं कि जो कि है ही नहीं, ऐसे व्यक्ति है ही नहीं। इस वजह से मैं ये मानता हूं कि अगर पश्चिमी भारत में कभी भी 70% वोट आता है तो वो आप पूर्वी भारत के 90% के समान आप मान सकते हैं। और जब इतना हाई परसेंटेज है तो पक्के तौर पे, निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं ये एंटी इनकम्बेंसी है। कभी भी प्रो इनकम्बेंसी के लिए हाई परसेंटेज वोट नहीं होता। ये फॉर्मूला आज तक फेल हुआ ही नहीं है, ये पक्का। मगर जिस तरीके से 75%, 67 में 72% हुआ था और कुछ दशमलव करके हरियाणा में ये वोट पड़े थे उस समय, और अब 75% के आसपास तकरीबन इतने वोट पड़े हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे मतदाता हैं, जो वोटर हैं, वो जागरूक हैं। और ये भी इस बात सामने निकल कर आई है कि बहुत साइलेंट तरीके से वोट पड़े हैं, भनक भी नहीं लगने दी है, क्योंकि जब वोटर से पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। बहुत साइलेंट तरीके से किस्मत को कैद कर दिया है उन्होंने ईवीएम में। तो क्या माने कि अब जात पात से ऊपर उठकर वोटर जागरूक होकर उन्होंने वोट दिया होगा क्या? मुझे ऐसा लगता है कि अगर भ्रष्टाचार इस चुनाव में एक मुद्दा था तो कांग्रेस को हटाकर आईएनएलडी को लाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है जी। क्योंकि भ्रष्टाचार में कौन किससे कम है, कौन किससे ज्यादा है, ये समझना बहुत मुश्किल है। और चूंकि आप भाजपा के बारे में कह सकते हैं कि लगभग एक क्लीन स्लेट था। 2009 में उनके आंकड़े कुछ खास बताने लायक नहीं थे, तो वहां पर लोगों में ये बात आ सकती है कि चलो इसको एक बार मौका देकर देख सकते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि कुछ हद तक बहुत जो बुजुर्ग जो वोटर हैं उनमें हो सकता है कि जात की या फिर बिरादरी की भावना होगी, लेकिन युवाओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़ कर वोटिंग की है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में
विश्वास रखते हैं, उन्होंने विकास के बारे में ही सोचा होगा और वो सोचकर ही वोट दिया होगा। जी चंद्रशेखर जी, यहाँ पर ये अच्छी बात है कि जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है और बीजेपी के लिए, बीजेपी के फेवर में मानी जा रही है, लेकिन इस सवाल को भी हम नहीं नकार सकते हैं कि इस बार जो नए राजनीतिक समीकरण उभरे हैं उसमें ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ सकता है। अगर बढ़ गया तो फिर बीजेपी क्या करेगी? विपनेश जी, अगर आप पुराना 2009 का रिजल्ट देखें तो आपको ध्यान में आएगा कि बीजेपी बहुत नीचे थी, 4 सीटों के साथ में बैठी बिल्कुल। और अगर 40 सीटों के साथ में कांग्रेस थी तो ये ऐसा नहीं था कि उसको मैंडेट मिला था। वो अगर ध्यान में हो आपको तो वो हजका से टूट के आए विधायकों ने मिलकर के उनकी सरकार बनाई तो वो एज पे बैठे हुए थे, लेकिन उनके पीछे पीछे उस समय इनलो था जी। इस बार भी आप ये कह रहे हैं कि इनलो लड़ाई में है, पर दोनों में कॉमन चीज क्या आई है, पहले और अब में अंतर क्या आया है कि इनलो की जो उस समय लड़ाई थी वो एक टाइम उनके खिलाफ खड़े होकर के लंबे समय से सरकार के बाहर रख के लड़ रहा था, लेकिन बीच में समीकरण बदले हैं। जिस भ्रष्टाचार की लड़ाई को हम पिछले 5 साल 10 साल से लड़ाई लड़ रहे कांग्रेस के खिलाफ, वही भ्रष्टाचार में इन लोगों का भी व्यक्ति जो अध्यक्ष है उनका जो मुख्यमंत्री का दावेदार है वो उसमें फंसा हुआ और जेल में। तो आज जब हम युवा भारत की बात कर रहे हैं, जब मैं बार बार कहता हूं कि क्षेत्रवाद और जातिवाद से ऊपर उठ करके ये लोकसभा के चुनाव में रिजल्ट दिखाई दिया है। आज का युवा जाति से इसलिए उठना चाहता है क्योंकि वो रोजगार चाहता है, जाति रोजगार नहीं दे रही है। आज का युवा चाहता है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है, वो कहता है कि मैं ग्लोबलाइजेशन के दौर में मैं हिंदुस्तान को किस रूप में देखूं। वो बातें मोदी जी ने सच करते हुए दिखाई दे रहा है, उनके भाषण में, उनकी कार्यशैली में, उनके द्वारा किए गए पिछले 4 महीने में जो काम किए गए वो दर्शा रहा है। और अगर बात करें 2005 की, बात करें 2009 की, तो जाट लैंड पर कांग्रेस का कब्जा हुआ था और जिसके चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान सौंपी गई थी। क्या लग रहा है कि उनका जो मन है, क्या बीजेपी उनका मन बदलने में, जो जाट समुदाय के लोग हैं उनका मन बदलने में कामयाब नहीं होगी? क्या जल्दी इस तरीके से बदल जाएगा? जहां तक जाट भारी भरकम वोट मिले थे, जाट की जहां तक संख्या की बात करें तो वहां पर जनसंख्या के हिसाब से जाट की संख्या वहां 30 से 32% है, जो तय करता है कि किस दिशा में जाएगा ये निश्चित रूप से। लेकिन आपको एक जानकारी दूं तो बीजेपी ने भी, अगर ये कहा जाए कि समीकरण की बात किया जाए, तो ऐसा नहीं कि जाट को इग्नोर किया, 27 सीटें जाट को दी गई हैं। लेकिन एक ही देखने वाली बात है कि जाट के अलावा भी बहुत सारी कास्ट है जिनको लेके चलने की बात है, केवल जाट पे नहीं हो सकता। तो इस बार मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अगर जातीय समीकरण की बात करें या उससे ऊपर उठ के बात करें तो निश्चित रूप से जिस तरह से लोकसभा का रिजल्ट पूरे देश भर में आया है वही रिजल्ट आपको यहां पर महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर मिलने जा रहा है। आप पर एक आरोप और लगा, जब आपने सीटों का बंटवारा किया तो ये विपक्षी पार्टियों ने भी सवाल उठाया कि आपने जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको टिकट थमा दिया, जबकि अपने लोगों को आप भूल गए और इसका विरोध किया था आपके लोगों ने। देखिए, जब भी चुनाव, लग नहीं रहा है कि आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। जब भी चुनाव होते हैं तो ये एक कई समीकरण देखे जाते हैं कि जीतने वाला कौन है, हारने वाला कौन है, क्या समीकरण रहेगा वहां पर, किसकी मजबूत चीज दावेदारी है, कैसे सरकार बनती है। उसमें ऐसा नहीं कि हमने पूरी पार्टी को पलट दिया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाद में आए और नहीं लिया गया है क्योंकि सरकार बननी है। तो ये कहना, और फिर दूसरी चीज है, जब जिस आदमी को हमने पार्टी में शामिल कर रहे हैं वो तो हमारी पार्टी का व्यक्ति हुआ ना, ये कैसे कहते हैं कि बाहरी व्यक्ति है। तो ये कभी भी चुनाव होते हैं, चुनाव के समय में छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, उस पर मेरा यह मानना है कि इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के 2 बहुत महत्वपूर्ण लोग हरियाणा के, हाँ आप बताइए कहाँ टिकट दिया गया? नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन टिकट की बात नहीं मात्र, मतलब एक उस पार्टी जो कि राव इंद्रजीत सिंह और बिल्कुल ठीक है, जो लोग कभी कांग्रेस का स्तंभ हुआ करते थे उस प्रदेश में, आज वो भाजपा की बिल्कुल एकदम जो जड़ है जिसको कह रहे हैं वो बिल्कुल मजबूत कर रहे हैं और बिल्कुल अपने समर्थकों के साथ जगह, तो उससे भाजपा को निश्चित रूप से लाभ होगा। दूसरी तरफ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, चौधरी वीरेंद्र, हाँ वीरेंद्र सिंह नाम बताया, तो उन्होंने मैं कह रहा हूँ कि ये एक बहुत मतलब दूर से एक नीति थी भाजपा की बहुत पहले से कि जो भी कांग्रेस के मौजूद स्तंभ थे, चाहे वो किसी भी राज्य के रहे हों, उनको सबको भाजपा ने अपने साथ समाहित किया। वही लोकसभा चुनाव में भी था, तो आप इसमें भी देख रहे हैं कि उनको पता था कि इन नेताओं को अगर कांग्रेस से निकल जाते तो कांग्रेस के। मगर राकेश जी, मेरा सवाल ये, आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन जब अपने विरोध करते हैं तो उसका खामियाजा सब पार्टियों में है, कांग्रेस में भी इस बात का है, महाराष्ट्र में अपने ही बनाते हैं और अपने ही बिगाड़ देते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से, चूंकि भाजपा इसमें सत्ता में है इसलिए भाजपा से कम टूट हुई है, कांग्रेस सत्ता में नहीं है इसलिए कांग्रेस में से। मैं आपको विपनेश जी एक बात बताऊं जी, थोड़ा बहुत विरोध हर जगह चलता है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमर कस के दोनों स्टेट के अंदर
जम के काम किया है। बनस्पत अगर आप दूसरी जगह देखें, जिस तरह से रैलियों की संख्या है, जिस तरह से नेताओं की संख्या है, जिस तरह से भीड़ की संख्या है, जिस तरह से मोदी जी का संवाद के समय में अगर आप पब्लिक को देखें जिस तरह का रिस्पांस था, वो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जनता से संवाद है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन है। और कोई ऐसा कोई अगर आप मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे और अप्रिशिएट करना चाहूंगा मैं, जो उन्होंने अभी आकाशवाणी का, देखिए हम राजनीति से भी अगर हट के बात करें तो, मगर उसमें भी राजनीति हुई, उसमें भी राजनीति हुई। मैं उस चीज से बिल्कुल हट के बात करता हूं। आकाशवाणी से, चूंकि मैं भी, हम लोग जाते रहते हैं आकाशवाणी पे, जो वहां के अगर आप आकाशवाणी केंद्र में जाएंगे तो आकाशवाणी केंद्र की ये दुर्दशा है कि जैसे ना, एक दूरदर्शन तो बहुत चकाचौंध वाली जगह है, लेकिन आकाशवाणी जैसे पुराना बना हुआ, वहां पे कभी कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं जाता। प्रधानमंत्री के वहां जाने के बाद आकाशवाणी केंद्र में जो एक लोगों का आकर्षण बढ़ा, अधिकारियों की एक जिम्मेदारी बढ़ी, वो एक तरह से पूरे आकाशवाणी केंद्र का क्या कहेंगे उसको, रिस्ट्रक्चरिंग हुई है वहां पर। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उस नाते से लोगों ने रेडियो को सुनना शुरू किया। मतलब नहीं तो रेडियो को हम नहीं समझते कि कार के अलावा कोई अपने घर में रेडियो भी रखता होगा। ठीक है सुदेश जी, अब तक जो चुनाव हुए हैं 2005 की बात करें या 2009 की बात करें तो बहुत बुरी स्थिति में बीजेपी रही है। 2005 में 2 सीटें मिली थी और वहीं 2009 की अगर बात करें तो 4 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से नए हालात बने, नए समीकरण बने हैं, इस पे बीजेपी ने जो दमखम अपना दिखाया है, अकेले दम पर दोनों राज्यों में उतरी है बीजेपी। हरियाणा की अगर बात करें, मैंने टिकट का सवाल पूछा कि अपनों पर भरोसा नहीं किया, गैरों पर किया, तो ये कितना सही किया है बीजेपी ने? क्या गलती तो नहीं करती कहीं? देखिए, बीजेपी ने एक बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लिया था, क्योंकि बीजेपी को भी नहीं पता होगा कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, और क्योंकि वो अलायंस पार्टनर के साथ थे, अलायंस टूट गया किसी भी कारण से और बीजेपी को लड़ना पड़ा। हो सकता है इनकी स्ट्रैटेजी रही हो, तैयारी रही हो, लेकिन मुझे लगता है तैयारी पहले से नहीं थी, बाद में लिया गया। क्योंकि बीजेपी देखिए महाराष्ट्र में 150 सीट में तो तैयार थी लड़ने के लिए, लेकिन पूरे में नहीं थी, और यही कारण इनको जो प्रभावी नेता थे उनको अपने साथ लेना पड़ा। और हरियाणा में भी यही हुआ। देखिए, राव वीरेंद्र सिंह कांग्रेस से आते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि बीजेपी का टिकट लोकसभा के समय नंबर 1 टिकट था, सारे कांग्रेसी भाग के आ रहे थे, तो बीजेपी ने एकोमोडेट किया। इसलिए नहीं कि बीजेपी तो मजबूत थी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, मगर कांग्रेस को कमजोर एक बात यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी, जो दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हुए हरियाणा में, उनकी इच्छा वहां पूरी नहीं हो सकी, इसलिए नाराज होकर बीजेपी में आए हैं। तो क्या यहाँ पर बीजेपी उनकी जो इच्छा है वो पूरी करेगी? नहीं, ऐसा आपको लगता है विपनेश जी? उनकी कोई इच्छा पूरी बीजेपी करने वाले नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, जितना मैं समझता हूँ कि उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल हो गया बीजेपी आके। अगर जगदम्बिका पाल कांग्रेस से बीजेपी में आए, बीजेपी ने एकोमोडेट करके कांग्रेस को कमजोर किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जगदम्बिका पाल की राजनीति चमक गई। एक सीट वो भले ही जीत सकते हैं, क्योंकि बीजेपी देखिए कैडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ बहुत कुछ होने के लिए बहुत कुछ होना पड़ता है। राव वीरेंद्र सिंह भले ही आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। मुख्यमंत्री का दावेदार वही होगा। मगर चौधरी वीरेंद्र सिंह का सपना रहा है सीएम बनने का, तो लगता नहीं है सपना तो सबका होगा, जो भी राजनीति में चाहेगा। वहां पे उनको निराशा हाथ लगी। लगता नहीं है कि जब बीजेपी में ये लिस्ट बनेगी तो यहाँ पर भी अगर नहीं हुई उनकी जो इच्छा पूरी तो विरोध हो सकता है। देखिए, निराशा उन सबको हाथ लगेगी जो ये सोच रहे हैं कि उनका कद इतना बड़ा है कि नरेंद्र मोदी उनको मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाएंगे। नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि उन्होंने वोट मांगा है एजेंडा ऑफ गवर्नेंस के ऊपर। कोई भी एमएलए जो समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा और गवर्नेंस को समझता होगा और मोदी जी के एजेंडा को इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसमें ये क्वालिटीज होगी तो वो मुख्यमंत्री बन सकता है। ये डिपेंड नहीं करता कि वो राजनीति में है नहीं है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, कांग्रेस है, बीजेपी है, सिर्फ यही क्राइटेरिया होगा। इसलिए जो भी सोच रहे हैं, महाराष्ट्र में भी जो सोच रहे हैं बड़े बड़े नेता कि हम बन जाएंगे, ये सब उनकी गलतफहमी है, क्योंकि वही व्यक्ति बनेगा जिसको नरेंद्र मोदी समझेंगे कि वो इंप्लीमेंट कर सकता है गवर्नेंस एजेंडा को, क्योंकि वोट गवर्नेंस पर मांगा गया है, इंडिविजुअल पर नहीं मांगा गया है। चलिए ठीक है, सुरजीत दास गुप्ता जी, 2 सीटें 4 सीटें, और अब यहाँ पर जिस तरीके से वोटिंग हुई है और सीटों का बंटवारा जो हुआ बीजेपी ने किया कि यहाँ पर विश्वास वाली बात हो गई, विरोध भी हुआ, तो इन सबको देखकर आप क्या आकलन कर रहे हैं कि क्या बीजेपी प्लस पे रहेगी या फिर कुछ और हो जाएगा? आपके स्टूडियो में आने से पहले मैंने 2 एग्जिट पोल्स देखे। एक चाणक्य का, जो कि महाराष्ट्र में 151 सीटें दे रही है भाजपा को, और हरियाणा में 40-41 सीटें दे रही हैं, और
मुझे लगता है चाणक्य का थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट है, लेकिन मैं असंभव नहीं मानता उसको। लास्ट टाइम चाणक्य का हाँ, बहुत बड़ा लेकिन था। लोकसभा चुनाव नल्सन में ने 155 सीटें दी है महाराष्ट्र में। मुझे जो लगता है, और मैंने जितने भी मराठी भाषी मेरे जितने मित्र हैं, जितने भी एसोसिएट्स हैं, उनसे बातें की, एक बहुत अद्भुत सी एक घटना घटी है महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र में मोदी जाते हैं प्रचार करने के लिए और शिवाजी महाराज को प्रणाम करते हुए वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं। आज एक ऐसी स्थिति बन गई है जहां पर कि गुजराती भाषी मोदी, ये सही है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मराठा आइकन बन गए हैं एक तरह से वहां पर जी। और इस वजह से एक जो बहुत बड़ा डेफिसिट था भाजपा का कि आज तक वो आधे राज्य में लड़ती आई थी और बाकी आधे राज्य में उसका कोई संगठनात्मक ढांचा तक नहीं था, उस डेफिसिट को उनकी छवि ने पूरा कर दिया है। क्योंकि लोग जो हैं वो मोदी को देखकर वोट दे रहे हैं। जैसा सुदेश जी ने बताया कि इंडिविजुअल कैंडिडेट का महत्व नहीं रह गया और अगर भाजपा जीतती है तो जिस दिशा में गवर्नेंस को ले जाया जाएगा वो भी मोदी की अपनी दिशा ठीक है, होगी। आप जो कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो वहां के स्थानीय लोग हैं, जो वहां से जुड़े हुए हैं, जो धरती पर पैदा हुए हैं, तो क्या जनता उनको भूल जाएगी जो उनके अपने हैं, अब तक साथ देते आए हैं उनका, देखिए जो मराठी नेता हैं? देखिए, एक मैं ईएम फॉस्टर की जो पैसेज टू इंडिया है उसमें से एक बात कहना चाहूंगा कि जब फिरंगी अपनी फौज लेकर अंदर आ रहे थे तो कुछ उनकी मिलिट्री की टुकड़ियां इतनी छोटी थी कि ईएम फॉस्टर लिखते हैं कि गांव वाले अगर पथराव करना शुरू कर देते तो शायद वो सैनिक भाग जाते, लेकिन गांव वालों ने पथराव नहीं किया क्योंकि बरसों से वो अपने ही लोगों के हाथों तरसे हुए थे, अपने ही लोगों के हाथों सताए हुए थे। तो जब अपने लोग आपको सताने लगते हैं तो अपनापन पॉलिटिक्स में काम नहीं करता है। चलिए ठीक है, ये बात मान लेते हैं, वाकई में कई बार सच भी साबित होती है कि अपने लोग जब सताने लगते हैं तो नतीजे फिर कुछ और ही निकलकर सामने आते हैं। आप रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। चर्चा आज हम कर रहे हैं कि सरकार किसकी बनेगी, कौन चमकेगा एक बार फिर से, या फिर मिलेगा बीजेपी को मौका, या फिर कुछ नया देखने को मिलेगा। क्योंकि दिलचस्प जब चुनाव होते हैं, वोटिंग अगर इस तरीके से होती है तो जाहिर सी बात है कि कई तस्वीरें आंखों के सामने उभरती हैं। कौन सी सच होगी ये तो 19 अक्टूबर को पता चलेगा जब परिणाम और नतीजे जो हैं सामने निकल कर आएंगे। चंद्रशेखर जी, अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र की जो राजनीति है इस बार एक नए रंग में दिखाई दी है, नई तस्वीर वहां पर उभरी है। यहां पर आपके पुराने दोस्त रहे हैं शिवसेना वाले, 25 साल की दोस्ती इस वक्त तार तार हो गई, टूट गई, और आपकी ओर से मेहनत बहुत की गई है। जितनी रैलियां निर्धारित की गई थी उससे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। लेकिन एक चुनौती यहां पर यह नहीं है कि जिस तरीके से साथ था तब तक स्मूथ था, यहां पर अब अलग हो गए हैं। तो चुनौती आपको लग नहीं रही है कि वोटिंग जो परसेंटेज है वो कटेगा उधर? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, महाराष्ट्र की जनता ने कहीं ना कहीं मैच्योरिटी जिसको बोलते हैं उसको वोट दिया है। मोदी जी के जिस तरह के भाषण रहे या मोदी जी की जिस तरह की कार्यशैली रही और उसके साथ में अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे जी की जिस तरह की बोलचाल रही या जिस तरह का उनका व्यवहार रहा या उस पार्टी का व्यवहार रहा, उससे जनता कहीं ना कहीं इस बात को लेकर एक खिन्न थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक सिंगल शब्द किसी के बारे में नहीं कहा और बाला साहब ठाकरे को मान सम्मान के संग उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही। इसके विपरीत शिवसेना एक चलाती रही दौर। शिवसेना के अलावा कांग्रेस की बात करें या एनसीपी की बात करें तो आप देखेंगे कि सबने मिलकर के मोदी जी को टारगेट किया। न तो वो अपनी उपलब्धि की बात कर पाए, न वो क्या काम करेंगे उसकी बात कर पाए, सबने एक टारगेट किया। और मोदी जी ने किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई चीज ना बोल करके अपने विकास के मुद्दे को, अपनी गुड गवर्नेंस के ऊपर और उन्होंने रोजगार किस तरह हो उसके बारे बात करी। उन्होंने सीधा सीधा कहा, जो लोग कहते रहे कि महाराष्ट्र बटने वाला है, उन्होंने सीधा क्लियर किया कि महाराष्ट्र किसी हालत में बटेगा नहीं। जो आज तक ये घटनाएं घटती थी कि महाराष्ट्र को बांट दिया जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, एंटी मराठा हो जाएगा, गुजराती को लेकर आना चाहिए, उन सब चीजों को उन्होंने नकारा।
और छोटे से छोटी जगह पर वो जाकर के उन्होंने भाषण किया, रैलियां किया, अपना संदेश देने की कोशिश करी। जिस तरह लोकसभा के चुनाव में इंपैक्ट था मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, मैं ऐसा नहीं कहता कि केवल मोदी जी की मेहनत की वजह से हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी का इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा है वहां पर। कार्यकर्ताओं ने खूब जम के मेहनत करी है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं भी एक जगह टूट की दिखाई नहीं दी है, लेकिन बाकी पार्टियों में एक सवाल internal यहाँ बहुत पर है प्रॉब्लम कि रही। अब हमने आज से पहले देखा कि सामना के जरिए उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और तमाम आपके नेताओं पर, यहां तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिताजी को भी नहीं छोड़ा, उनको लेकर भी टारगेट किया, चाय वाला बोला। और आज हमने देखा कि वोट डालने के बाद उद्धव ठाकरे कुछ नरम दिखाई दिए, नरमी उनमें दिखाई दी। उन्होंने कहा कि जी मैंने तो चाय वाला बोला था, लेकिन चाय वाले से मेरा मतलब ये था कि आम आदमी। ये नरमी का क्या मतलब है कि क्या अब रिजल्ट आने के बाद एक बार फिर से साथ दिखाई देंगे क्या बीजेपी? मैंने आपसे पहले कहा कि मैच्योरिटी की कमी शिवसेना के अंदर दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं उनके मन में ये तकलीफ है कि भाई पार्टी से अलग हुए। भारतीय जनता पार्टी किसी भी मामले में ये नहीं चाहती थी कि वो अलग हो शिवसेना से। हमारी पुरानी गठजोड़ है और शुरू से हम बात को कह रहे थे। कुछ सीटों को लेकर के बातें थी कि ये जो 60 सीटें हैं जहां पर कभी भी शिवसेना 25 सालों में जीत नहीं पाई है जी, उसमें 36 सीटें ऐसी हैं जहां पर जमानत जब्त हुई है उनकी। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि उन सीटों में बंटवारा इस तरह से हो कि 150 सीटों पे दोनों लड़े और आराम से लड़ाई हो। लेकिन चूंकि चुनाव अगले दिन नॉमिनेशन फाइल होना था और उस समय तक निर्णय नहीं ले पा रहे थे शिवसेना के संग, तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी कि हमको चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ते हुए हम कभी ऐसी गंदगी में नहीं जाना चाहते थे कि हम कहें कि जिसके संग हम एक दिन पहले तक भाई की तरह रिश्ता निभा रहे हैं, आज चुनाव की गठजोड़ ना होने की वजह से आज हम उसको दुश्मन मान ले, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। और देश की जनता ने इस चीज को महसूस किया, महाराष्ट्र की जनता ने महसूस किया कि नहीं, मोदी जी ने जो बात कही है वो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि किसी के संग दुश्मनी निकालने वाली है। पार्टी कार्यकर्ताओं का संयम बहुत मजबूती से रहा है और उन्होंने फोकस किया है कि नहीं साहब हम काम करेंगे। जहां तक मोदी जी के सवाल है कि उन्होंने जो अपनी पॉलिसी की बात करी है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताने में बहुत अच्छी तरह सफल रहे हैं। पिछले 4 महीनों के दौरान जो उन्होंने काम करके दिखाया है वो लोगों के मन में घर गया है कि आने वाले समय में हमारे जो और एक ये जो सवाल उठ रहा था जब शिवसेना बीजेपी अलग हुई थी और ये सवाल उठे थे कि ये एक स्ट्रेटेजी है, ये एक रणनीति बनाई गई है और चुनाव जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ये दोनों जो दोस्त अलग हुए हैं वो एक हो जाएंगे, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, फिर मैं आपको कह रहा हूं कि ये मजबूरी थी हमारी अलग होना उस समय, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी। अभी अगर आप राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो वो भी आज हमारे मंत्रालय में है, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। अब आने वाले समय में क्या परिस्थिति होगी, जहां तक आप बात कर रहे हैं कि इस चुनाव में क्या बहुमत होता है, तो मैं आपको बता दूं हम लोग तो बहुत पहले से श्योर हैं। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल जिस तरह से आ रहे हैं वो भी ये बता रहे हैं कि हम 100% बहुमत में सरकार बनाने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने जो तेवर दिखाए हैं, अगर रिजल्ट के बाद में जो तस्वीर आएगी सामने निकलकर, अगर आपको बहुमत मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर नहीं मिला तो क्या आप शिवसेना का साथ स्वीकार करेंगे या नहीं? देखिए, ये मेरे ऊपर निर्णय लेने लायक नहीं है पार्टी क्या इसमें लेती है, क्योंकि जिस तरह की बातें शिवसेना ने अभी पिछले कुछ दिनों में कही हैं उसको लेकर के जैसे गडकरी जी का या बाकी लोगों का बयान आया है, इस पे पार्टी विचार कर रही है। आने वाले समय में शिवसेना के संग कैसे चलना है वो निर्णय पार्टी के शीर्ष नेता। चलिए राकेश पांडे जी, आपको क्या लग रहा है जब 19 अक्टूबर को परिणाम सामने निकल कर आएंगे, इनकेस अगर ऊपर नीचे होता है तो ये जो पुराने साथियों ने अपनी दोस्ती तोड़ दी है किसी वजह से, चाहे ईगो प्रॉब्लम कहें या फिर जो उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि जी हमने तो आम चुनाव में इनका साथ दिया, अब ये हमारा साथ नहीं दे रहे क्योंकि सीएम बनने का उनका सपना है, क्या एक साथ आएंगे ये दोनों? देखिए, मुझे कहीं ये दोस्ती टूटी नहीं दिखती है। ये सब पलट के देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी की एक बीजेपी को भी पूरा दिख रहा है कि इसमें उनकी एक वेव है जी। और वो सब लोग जनता के सामने, चूंकि 15 साल से वहाँ पे सरकार थी कांग्रेस एनसीपी की, और एक गठबंधन सा दिख रहा था कि शिवसेना के साथ दोनों एक विचारधारा में चल रहे थे और जिसमें कि लाभ ज़्यादा शिवसेना का ही हुआ है। मुझे लगता है एक मोदी जी ने ये गेम खेली है कि अपनी अपनी जितनी पार्टी में दम है सब आजमा लिया जाए। उधर बीजेपी और शिवसेना अलग हो गए, उधर संयोग से कांग्रेस और एनसीपी भी चारों पर अलग लड़ रहे हैं। तो इस चुनाव सबसे बड़ी बात ये होगी कि हर पार्टी को पता चल जाएगा कि जनता के बीच में हम कहाँ खड़े हैं। दूसरी बात, एक वो मतदाता है जो शहरों में रहता है, वहां पर मुंबई है जो उसके नगर हैं। दूसरा एक वो मतदाता है जो गांव में रहता है, दूर रहता है शहर से।
जो मैंने अभी मेरी आज सुबह मुंबई बात हो रही थी, तो ये जो शहरी मतदाता है वो निश्चित रूप से भाजपा के साथ बहुत ही खुले रूप से है, लेकिन जो गांवों का मतदाता है वो शायद उतना बीजेपी के साथ नहीं जितना अपने क्षेत्रीय नेता के साथ, मतलब उसके सामने ये एक ऑप्शन जो मेरा विधायक के लिए जो खड़ा है वो मेरा कितना व्यक्ति साथ देगा, क्योंकि महानगर की यही स्थिति है कि कोई जानता नहीं, वहाँ पार्टीगत वोट है और यहाँ पर जो है व्यक्तिगत वोट है कि मेरे सामने जो मेरा एमएलए के जो टिकट पाया वो व्यक्ति कौन, क्या मुझे जानता है। तो ये दोनों ये फैक्टर भी गांवों में काम करेगा। दूसरी बात जो है इसकी जो बात आपने की उद्धव जी का जो कि अभी 19 के बाद बात की, शायद अभी गडकरी जी का भी एक बयान आया है अभी कि हम 19 के बाद, तो मुझे लगता है कि अगर कहीं पे वैसे तो मुझे लगता नहीं, चूंकि बीजेपी जरूर वहां पे कोई जो रुझान दिख रहे हैं, सरकार अगर नहीं बनती है तो शिवसेना ही उनके पास एक विकल्प है और शिवसेना भी चाहेगी कि वो, क्योंकि शिवसेना को अपना भी अस्तित्व बचाना है महाराष्ट्र में, क्योंकि जो एक उनकी उद्दंड की एक तरह से वो एक छवि बना रखी है कि एक, मुझे लगता है कि वो चीज जो है वो उसका उनको शिवसेना को नुकसान होगा। और जो है मोदी जी इसीलिए उन्होंने जाते ही बाला साहब ठाकरे के लिए बड़ी रिस्पेक्टफुली उनका नाम विरोध नहीं करेंगे। ये सब वो बहुत रणनीतिक तहत हो रहा है। चलिए ठीक है सुदेश वर्मा जी, यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिताजी का भी उन्होंने नाम लिया, उसको लेकर अब इस तरीके से राजनीति की गई है और जबकि बीजेपी की ओर से ये फिर जवाब भी आ गया कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अगर रिजल्ट के बाद कुछ ऐसे समीकरण बने की जरूरत पड़ी एक दूसरे की, तो क्या ये जो पुराने साथी हैं वो नजर आएंगे? क्योंकि पहले ही सवाल उठ गया था जब अलग हुए थे कि ये तो एक रणनीति है। देखिए, शिवसेना कभी भी भाषा के संयम के कारण नहीं जानी जाती। शिवसेना एक ऐसी फोर्स है जिस पर कोई बहुत बड़े लगाम की ज़रूरत है जी। और मुझे लगता है कि बीजेपी अपने पर मेजोरिटी ले आए या ना ले आए, मेजोरिटी लाती है उसके बाद भी मुझे लगता है शिवसेना को बीजेपी के लगाम की ज़रूरत है, क्योंकि शिवसेना को मेन स्ट्रीमिंग करना जरूरी है, क्योंकि उसके जो एजेंडा है, नैरो एजेंडा, वो रिजेक्ट होने के बाद शिवसेना मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा कैसे बने, इस पर बीजेपी को भी सोचना होगा, क्योंकि बीजेपी के अलायंस पार्टनर रही है लोकसभा में और अनंत गीते जो हैं यूनियन मिनिस्टर हैं और मुझे अलायंस टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। तो उसके बाद भले ही बीजेपी खुद मेजोरिटी में आ जाए, लेकिन शिवसेना को एक मौका देना चाहिए कि मेन स्ट्रीम पार्टी बने और जो पैरोकियल एजेंडा है मराठा मानूस और महाराष्ट्र बहुत बड़ा राष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि भारत का एक अंग है महाराष्ट्र। हर व्यक्ति को जो इस देश का है उसको ये फील करना चाहिए ये, और शिवसेना भी इसके लिए उतनी ही रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि महाराष्ट्र सिर्फ मराठी के लिए है। और राज ठाकरे का जो एजेंडा, राज ठाकरे भी मुझे अलग थलग होते हुए दिख रहे हैं। खबर ये भी निकल कर आई थी कि दोनों भाई साथ एक साथ होने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता दोनों भाई साथ आएंगे। दोनों भाई का एजेंडा बिल्कुल ही अलग है। उद्धव ठाकरे थोड़ा सोबर हो रहे थे, लेकिन जब इतनी बड़ी बिखराव हुई, एक पुराने अलायंस पार्टनर से दोस्ती टूटी, तो शायद अपना संतुलन खो बैठे और वैसे भाषा का प्रयोग किया सामना में, क्योंकि सामना जो भी बोलता है उद्धव ठाकरे माने जाते हैं कि वही बोल रहे हैं, भले ही एडिटर लिखता हो। तो जो शब्दों का प्रयोग हुआ है इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए नरेंद्र मोदी से। बहुत गलत शब्दों का प्रयोग हुआ है और अलायंस जो मुझे लगता है, तो क्या बीजेपी ने लगाम लगाने के लिए इस तरीके का कदम उठाया? एकदम बीजेपी अलग हो गई, चलिए इसके कारण तक किसी में ताकत नहीं, हम करके दिखाएंगे। बीजेपी, आप विश्वास नहीं करेंगे, बीजेपी को इसी के कारण वोट मिला होगा, जो वहां के लोग हैं जो शिवसेना को पसंद नहीं करते थे और बीजेपी को नहीं वोट देते थे, इसी कारण से लोकसभा इलेक्शंस में लोगों ने यहां तक बोला कि चलो इस बार हम मोदी को वोट दे रहे हैं। तो वही रहा होगा जो एनसीपी और कांग्रेस के वोट हैं, बहुत भारी मात्रा में बीजेपी को शिफ्ट किए होंगे, क्योंकि बीजेपी मेन स्ट्रीम पार्टी है जो कभी भी पैरोकियल एजेंडा पर जाएगी। ये तो हम और आप चर्चा ही अभी कर सकते हैं। मैं निजी रूप से जानता हूं बहुत सारे उत्तर प्रदेश के नेता बंबई में पूरा सुरजीत दास गुप्ता जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं सुदेश वर्मा जी की बातों से? क्या ऐसे जो अगर हालात बने तो क्या एक बार फिर से वही तस्वीर देखने को मिलेगी जो पहले 25 साल पहले और 25 सालों तक अब तक दिखाई दी है? जी, शिवसेना का वापस इसी खेमे में आ जाना मुझे बहुत ही स्वाभाविक लगता है। और मैंने चुनाव दर चुनाव ये देखा है कि पत्रकारों से कहीं ज्यादा सटीक जो आकलन करते हैं कि चुनाव का क्या रिजल्ट आने वाला है, अगर आप कैमरा लेकर उनके सामने हाजिर न हो जाएं, अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड पूछे, तो पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से आकलन करते हैं कि उनको कितनी सीटें मिल सकती हैं, वो सबसे ज्यादा सटीक आकलन होता है। और मुझे पक्का विश्वास है कि शाम ढलते ढलते शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने इतना नेगेटिव फीडबैक दिया होगा उद्धव ठाकरे को कि हमारी स्थिति बहुत कच्ची होने वाली है। और इसी वजह से शाम के वक्त उद्धव ठाकरे के सुर में नरमी आ गई
और नरमी क्या कहती है जी, तो इससे साफ पता चलता है कि भाजपा को शिवसेना की जरूरत पड़े या न पड़े, जो पहल होगी वो शिवसेना की तरफ से होगी कि चलो कहा सुना माफ करो। ये तो बहुत ही हैरानी की बात है। मैं सुदेश जी की बात को मानते हुए भी मुझे हैरानी होती है, क्योंकि मैं प्रिंट मीडिया का जर्नलिस्ट हूं और एडिटोरियल लिखना मेरा रोज का काम है जी। ये संपादकीय लिखना एक इतना सेंसिटिव काम होता है, एक एक शब्द हमें चुनकर, हम भद्र भाषा में, सभ्य भाषा में कभी भी बाप नहीं कहते, पिता कहते हैं हम लोग। तो संपादकीय जैसे एक एलिट स्तंभ पर अगर आप बाप जैसा शब्द प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पे आपने जानबूझकर किया है और एक गाली गलौज के स्तर पे आप ले गए हैं, जो राजनीतिक एक सभ्य वातावरण में बातचीत होनी चाहिए। क्या पीएम माफ कर देंगे शिवसेना को? पीएम बिल्कुल माफ कर देंगे। देखिए, हमारे पीएम ने अमेरिका को माफ कर दिया जी। उनको वीजा नहीं दिया गया था, तो क्या वो अभिमान लेकर बैठे रहे कि नहीं मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा? जब वो पीएम बन जाते हैं या बतौर सीएम भी, जब वो सीएम थे गुजरात के, तो व्यक्तिगत जो एक मान्यता होती है कि मुझ पर किसी ने पर्सनल हमला किया है, मैं उसका बदला लूंगा, ऐसी भावना रहती नहीं है। और मोदी जी में तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसी भावना है। तो इसलिए अगर वो वापस आना चाहते हैं तो वैसे भी सही रहेगा, क्योंकि अगर भाजपा की सरकार बन भी जाती है, उनको पूर्ण बहुमत मिल भी जाती है, ये हमेशा अच्छा होगा कि 288 में से 144 के बजाय आपको जो है 50, 60, 70 सीटें और ज्यादा मिले। तो जो आप लेजिस्लेशन जब करते हैं, जब आप स्टेट के स्तर पे जब आप कानून बनाएंगे, तो अक्सर जो है 50% से आपका काम नहीं चलता, आपको 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। कई सारे ऐसे कानून होते हैं। इस वजह से शिवसेना का साथ आना जो है वो गवर्नेंस के लिए भी सही रहेगा। सुरजीत दास गुप्ता जी, एक सवाल और, जिस तरीके से चंद्रशेखर राय जी ने भी कहा था कि पीएम खुद कहते हैं कि जितनी मेरी आलोचना होगी उतनी ही मेरे को यहाँ पर मदद मिलेगी, उतना ही फायदा मेरा होगा, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उन्होंने बोला। और हमने देखा दोनों राज्यों में जब चुनाव प्रचार चल रहा था, जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो अपना जो विकास उसने किया, जो भी काम किए, गिनाना भूल गए। पूरा फोकस हर पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही रहा। तो क्या इसको यह समझा जाए कि लोकसभा चुनाव जो हुए थे 2014 के, वैसी ही भूल विपक्षियों ने एक बार फिर से कर दी है? बिल्कुल यही भूल की है। बस उसमें फर्क इतना था कि उस वक्त वो सेक्युलरिज्म चिल्ला रहे थे और आज वो सबके सब मिलकर मोदी को अटैक कर रहे हैं। सेक्युलरिज्म क्योंकि उनको दिखा है कि ये प्लैंक तो चला नहीं, तो अब कुछ और किया जाए, तो व्यक्तिगत आधार पे अटैक हो रहा है। जो रुझान देखने को मिल रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र को अगर आप 3 भागों में अगर अलग अलग विश्लेषण करें, तो विदर्भ क्षेत्र में कांग्रेस के साथ भाजपा का टक्कर हो रहा है, जो पश्चिमी महाराष्ट्र है वहां एनसीपी के साथ टक्कर हो रहा है, और मुंबई और आसपास के जो सबर्ब्स हैं वहां पर शिवसेना और मनसे के साथ टक्कर हो रहा है। मतलब एक तरफ भाजपा और दूसरी तरफ 3 पार्टियां। तो जाहिर है कि भाजपा को इसका एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं हो रहा कि किसी अन्य 2 पार्टियों के बीच कहीं मुकाबला हो रहा है। तो इस वजह से और जो आपने ये कहा कि जब उन पर अटैक होता है वो और ज्यादा मजबूती से आते हैं, ये तो इतिहास रहा है। आप गुजरात का 2002, 2007, 2012 के चुनाव देखिए, उनको मौत का सौदागर बताया गया और पता नहीं क्या क्या उन पर आक्षेप किए गए और लोगों को बहुत बुरा लगा और उन्होंने जवाब दिया वोटिंग के जरिए। तो मुझे लगता है कि बहुत ही ये पासा उल्टा पड़ेगा। ये जो उन्होंने बाप वाला कमेंट किया था और भी तमाम तरह के जो भी आक्षेप लगाए हैं कि प्रधानमंत्री नहीं है, प्रचार मंत्री है, कांग्रेस वालों ने कहा, ये लोग पसंद नहीं करते हैं किसी भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोलना। ठीक है चंद्रशेखर जी, अगर आपको यहाँ पर बहुमत मिलता है दोनों राज्यों में, जो अगर परिणाम निकल कर आए, तो जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारी आपकी और बढ़ जाएगी, क्योंकि आगे का रास्ता भी तय करना है और 4 महीने का हिसाब किताब विपक्षियों ने आपसे मांगा। तो क्या चल रहा है आपके मन में? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपको ये लग रहा है कि जिस तरीके से आपने 4 महीने में जो डिसीजन लिए हैं, क्या जनता ने वो देखे होंगे, समझे होंगे, जाने होंगे? क्या उसकी तर्ज पर आपको वोट पड़े? क्योंकि चुनौतियां ढेर सारी हैं अब भी। देखिए, अगर मोदी जी के भाषण को आप ध्यान से सुने तो उन्होंने एक ही बात कही कि मुझे यहाँ सरकार पूर्ण बहुमत के संग चाहिए जी। और उसके पीछे उन्होंने कारण दिया कि मैं जो केंद्र की नीतियां बना करके राज्य सरकारों के संग तालमेल करना चाहता हूं, उसके लिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो निश्चित रूप से
ऐसा हमको सरकार चाहिए जो केंद्र की सरकार की नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन करे, न कि वो केवल पार्टी लेवल पे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को देखते हुए कोई काम करे। ऐसी स्थिति में जो उन्होंने बातें कही, कहीं ना कहीं देश की जनता को, महाराष्ट्र की और हरियाणा की जनता को ये बात समझ में आई है। इस सवाल मेरा ये कि 4 महीने में ऐसे क्या काम देखे होंगे जनता ने, उन पर आकलन किया होगा, आपको वोट देने का डिसीजन लिया होगा। मोदी जी के 4 महीनों की बात करें, जो सबसे बड़ा मुद्दा आप कहते हैं महंगाई, जिसके लिए त्राही त्राही मचा हुआ और बार बार कांग्रेस कहती है, तो आज ये मुद्दा समझ में आ गया लोगों की महंगाई कम हुई है। चाहे वो पेट्रोल का दाम हो, चाहे वो डीजल होने जा रहा हो, चाहे थोक मूल्य सूचकांक की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं नीचे गिरा है। दूसरा, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भारत की छवि पिछले 10 सालों में धूमिल हो गई थी, जिसको हम तरसते थे कि हमको भारत को कोई देखे, वो कहीं ना कहीं हम वापस लेके आ पाए, वो विश्वास बन पाया। तीसरा, जो सबसे बड़ी बात है कि जो निवेशक थे, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी हमारे साथ में आने को तैयार नहीं थी, यहाँ की मनोदशा देख करके, सरकार के न निर्णय लेने वाली स्थिति को देखते हुए, वो कहीं ना कहीं, अगर आप देखें जापान से जो पैसा आ रहा है एफडीआई के रूप में, चाइना जिस तरह से आ रहा है, उनको देखते हुए कहीं ना कहीं लगता है कि हिंदुस्तान में अब नया दौर शुरू होने ठीक है। जो आप का प्रभाव कहीं ना कहीं पूरे देश में क्या ग्रामीण इलाकों में इसका प्रभाव होगा? क्या उन लोगों ने ये जो फैसले लिए गए वो समझे होंगे? देखिए विपनेश जी, एरिया में लोग रहते हैं, विपनेश जी, आज की तारीख में जो आज का भारत है वो ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन जिस तरह से मीडिया अपनी बातें पहुंचा रहा है लोगों तक, अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी ने रेडियो को, टीवी को, स्कूल को, सबको माध्यम बनाया है पहुंचने का। तो रेडियो को रीच कहां तक पहुंचती है? आज भी रेडियो गांव-गांव में सुना जाता है। तो आज का जो भी मतदाता है, जो भी जनसंख्या हमारी, वो कहीं ना कहीं मोदी को एक सपने की तरह देख रही है कि आने वाले समय में यही एक ऐसा व्यक्ति है जो विश्व के पटल पे भारत को ले जाने की क्षमता रखता है। जी सुदेश जी, देखिए मुझे लगता है ना कि ये सब जो इश्यूज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि पहली बार जनता ने देखा कि एक व्यक्ति है जो ईमानदार व्यक्ति है और बड़े ईमानदारी से वोट मांग रहा है और कुछ करना चाहता है। ये बहुत सालों के बाद ऐसा कोई नेता दिखा है जो इतना ईमानदार है कि उसकी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता, जो करप्शन से लड़ने की बात कर रहा है, और जो 65% युवा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बहुत उत्तेजित है, वो देश को बदलना चाहता है और देश को बदलने के लिए उसे नरेंद्र मोदी चाहिए हर जगह। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी को वो एक मौका देना चाहता है, अपना भविष्य वो नरेंद्र मोदी के एक्शन में देखता है। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी, आप देखिएगा अभी नहीं, अभी जहाँ जहाँ भी चुनाव होंगे वहाँ आपको यही रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि पूरा भारत 65% है, तो आप समझ सकते हैं कि पूरा भारत बहुत आस लगाए हुए, बहुत सालों के बाद ऐसा नेता जो भारत को उस ऊंचाई तक पहुंचाए जिसकी हमें जरूरत है, जो हम पहुंच सकते थे, लेकिन हमारे नेतागण जो रूल किए उनके पास या तो विजन नहीं था, या तो उनके पास वो एक्शन नहीं था, या तो वो कैपेबल नहीं थे। ठीक है राकेश पांडे जी, एक सवाल मैं पूछ लेती हूँ, आप जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि जब भी जनता मौका देती है किसी भी पार्टी को केंद्र में लाने का, जाहिर सी बात है, या फिर राज्य में लाने का मौका देती है, तो जाहिर सी बात है कि उम्मीदें ढेर सारी होती हैं, चुनौतियां भी उतनी बढ़ जाती हैं। अगर हंसाने का मौका दिया है तो जाहिर सी बात है कि फर्ज बनता है उस पार्टी का कि वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। लेकिन जब हमने संवाद किया था जनता से, तो जनता ने कहा कि ठीक है, भाषण तो ठीक है, बात करना ठीक है, वादे करना ठीक है, लेकिन काम धरातल पर होगा तब हम जानेंगे कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अभी मोदी जी का लगभग मुझे 4था महीना शायद चल रहा है ये, अभी बार बार वो भी स्वयं कहते हैं कि मुझे मौका दीजिए, लेकिन एक साथ बात और भी है कि कांग्रेस ने जो काम किए थे, शायद कांग्रेस अपने कामों को भी नहीं बता पाई थी। जितनी भी उपलब्धियां हुई मोदी जी ने, देश जो आप बता रहे हैं कि पूरे विश्व में, अगर तो अच्छी बात है, भले किसी से मोदी जी ने, देखिए इंदिरा गांधी का जितने भी, मतलब एक पॉजिटिव बात है, भाजपा के नेता, दूसरे नेता भले ही कांग्रेस की आलोचना करें, लेकिन जो मोदी जी का एक प्लस पॉइंट जो मैं देख रहा हूँ, जितने भी पुराने नेता हैं वो सब कहीं, वो किसी की आलोचना नहीं कर रहे, भले ये उनके प्लस में जा रहा है, वो सबको श्रेय दे रहे हैं कि जितने लोग प्रधानमंत्री पुराने हुए उन्होंने भी काम किया। दूसरी साथ की बात यह है कि मैं कहूँ उनका भाग्य भी अच्छा है। जो महंगाई की बात आप कर रहे थे, चूंकि अभी जो उसका बैरल रेट $85 पहुंच गया, जबकि यही जब कांग्रेस के जमाने में 100 से ऊपर था, 112 या 10 तक पहुंच चुका था। तो ये भी कहिए कि एक ईश्वर भी साथ दे रहा है, ईश्वर भी साथ दे रहा है और मेहनत भी उनकी उतनी ही रंग ला रही है, क्योंकि महंगाई उसके बिना हमने देखा है कि जो तय कार्यक्रम है
के जो तय होते हैं उससे ज्यादा प्रधानमंत्री। लेकिन ये सही नहीं है राकेश जी जो बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा देखिए, नहीं, अभी मैं उसका असर आया नहीं है। सहमत नहीं अभी हूँ। असर नहीं आया। राकेश जी देखिए, आप जो बोल रहे हैं जो ना, डीजल कांग्रेस पर ने नहीं, अभी असर नहीं आया कांग्रेस ने अपना बताया, कांग्रेस नहीं, क्या बताती, अरे भाई जो करोड़ों का गबन कर गई, नहीं, गबन कांग्रेस अलग क्या चीज है बताती? भाई, वो तो कांग्रेस उसका दिया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये उपलब्धि वोट भ्रष्टाचार करप्शन नहीं के खिलाफ है, है। उपलब्धि भ्रष्टाचार, करप्शन उपलब्धि के थी, खिलाफ मंगल जो हो रहा है, यही- बाकी चीज इतनी हो रही है, देखिए, वो सब मोदी जी ने सारी- किया है। सारी उपलब्धि पुराने होगी। वैज्ञानिक जो पुरानी सरकारों ने करप्शन लिए के थे, खिलाफ कौन लड़ेगा, इशू वो है। वो तभी तो सरकार आई ना, वही तभी issue तो है, तभी तो वही सरकार issue है। तभी तो सरकार आई चलिए, ना, ठीक है, ठीक तभी तो है। मोदी जी मैं है। एक बात कहना ठीक चाहूंगा, है। बात अगर इसकी नहीं, अगर- बात अगर ये जो एक्शन लिया आपने राकेश उसी जी, में ठीक है, आ रहे हैं, आ रहे हैं। चाहे वो एक कॉमनवेल्थ लाइन- का स्कैम हो, ठीक है, आ रहे हैं। चाहे वो कुछ तभी भी हो, सरकार किया कुछ जाए। भी, श्री जो राकेश जी आ रहे हैं हो, आपके पास, एक लाइन में मेरा एक चंद्रशेखर कहना जी। है, स्कैम पर स्कैम आप कर रहे तो हो, वहाँ तो उस सरकार आप ने सुनिए। चली गई इसी बात पे। एक एक करके, एक इस एक करके। चुनाव से पहले चाहे दिल्ली में चुनाव है या राजस्थान में चुनाव है, बहुत हल्ला किया कांग्रेस ने कि साहब 3 बार बनी है, हमने इतना काम किया है, लेकिन दोनों जब चुनाव हारे हैं तो शीला दीक्षित का भी बयान था कि केंद्र के कारनामों की वजह से, बिल्कुल। और मैं- राजस्थान के मैं मुख्यमंत्री का भी बयान था सरकार कि की बात केंद्र के- चलिए, ये मैंने तो बात नहीं कही, कांग्रेस यही बात के नहीं नहीं लीडर्स ने नहीं ये मैंने बात ये कहा स्वीकार कि किया, जैसे ठीक हमारे है। जो देश की उपलब्धियां रही हैं, सुरजीत वो दास सब गुप्ता जी, हमारे ठीक है, राकेश जी आ रहे हैं। सुरजीत दास गुप्ता जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से वोट पड़े हैं, क्या जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत देखी है, या फिर ये जो डिस्कस हो रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ ये वोट पड़े हैं, क्या देख रहे हैं? आपकी मेहनत दिखाई दी, ऑनेस्टी उनकी दिखाई दी, या फिर ये दूसरा इशू? ऑनेस्टी के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर हम लोग जो गरीब आदमी है और कम पढ़ा लिखा है, मतलब किताबी बुद्धि के हिसाब से आप देखें तो कम पढ़ा लिखा है, वैसे बहुत तेज है वो, उसकी बुद्धि को हम लोग कम आंकते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि जो गांव का आदमी है वो क्या समझेगा कि मोदी का एजेंडा क्या है। देखिए, कितना भी अनपढ़ हो, गांव में रहने वाला हो, उसे इतना समझ में आता है कि अगर 100 स्मार्ट सिटी की बात हो रही है तो कोई शहर एक दिन में बन नहीं जाता है। बिल्कुल। अगर मेक इन इंडिया की बात हो रही है कि कारखाने यहाँ पे लगेंगे, यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलेगा, तो कारखाना एक दिन में नहीं बन जाता। अगर ये कहा जाता है कि अब से किसान जो है अपनी उपज को डायरेक्टली बेच सकता है आपको, उसको एपीएमसी मार्केट के थ्रू से नहीं आना पड़ेगा, तो ये भी एक दिन में वो अपनी दुकान नहीं लगा देगा। तो ये सारी बातें जो है व्यावहारिक बातें हैं, जिन चीजों को हम किताबों में अखबारों में पढ़ते हैं, गरीब आदमी अपने जिंदगी में जीता है उसको। इसलिए ये समझ लेना कि उसकी समझ से परे है, ये उसका अपमान करना है। मुझे लगता है कि इसके साथ साथ हर कोई, आप पूरे देश में देखिए, हर कोई जो है मोदी को समय देने के मूड में है। कोई भी ऐसा नहीं कह रहा है कि ये तो बोलते बहुत है करते कुछ नहीं है। बोलते बहुत है करते कुछ नहीं है, ये 4.5-5 साल के बाद आप बोल सकते हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तब तो। अभी तो इनिंग्स शुरू हुआ है, पारी शुरू हुई है, अभी आप कैसे बोल सकते हैं? इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, कोई भी प्रोजेक्ट एक दिन में नहीं होने वाला है। बिल्कुल जी। चलिए देखते हैं कि दोनों राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि दोनों राज्यों की जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। 19 अक्टूबर को नतीजे सामने निकल कर आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। दोनों राज्यों में हुई जबरदस्त वोटिंग ये कह रही है कि इस बार हरियाणा और महाराष्ट्र में कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। क्या अलग देखने को मिलेगा, किसकी बनेगी सरकार, 19 अक्टूबर को साफ हो जाएगा। न्यूज़ लाइव में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।